पृथ्वी के अध्ययन में वर्तमान समय में पूरा चुंबकत्व बहुत ज़रूरी है और ये शब्दावली हमेशा चर्चा में बनी रहती है। इसे गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, मैं आलोक। आज हम चर्चा करेंगे पेलियो मैग्नेटिज्म या पूरा चुंबकत्व पर। पूरा चुंबकत्व क्या होता है, उसका अध्ययन कैसे किया जाता है, उसका महत्व क्या है, इसे समझ लें तो हम पूरा चुंबकत्व को गहराई से समझ लेंगे। लेकिन इसे समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जिसके सहारे हम पूरा चुंबकत्व को समझेंगे। तो सबसे पहले उन बेसिक चीज़ों को ही सीखते हैं, जिसमें पहला है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो हम अपनी चर्चा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से ही शुरू करते हैं। मान लीजिए पृथ्वी है जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो कि वास्तव में नहीं है, हमारे द्वारा माना गया है, काल्पनिक है, जबकि वास्तविक कुछ ऐसा तिरछा है। लेकिन हम काल्पनिक से काम चलाएंगे अभी। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकलते हैं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं। ऐसा चित्र आपने पृथ्वी का अमूमन देखा होगा। तो पहला सवाल यही है कि पृथ्वी को मैग्नेटिक फील्ड मिला कैसे, चुंबकत्व क्षेत्र ये मिला कैसे। तो पहले परिकल्पना की जाती थी कि पृथ्वी के अंदर बार मैग्नेट है, जिसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड मिला। लेकिन अब इसे नकार दिया गया है क्योंकि ये पूर्णतः सत्य नहीं है। पूर्णतः क्या, बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्योंकि जो चुंबकत्व दिखाने वाले तत्व होते हैं, जिनमें चुंबकत्व के लक्षण होते हैं, ऐसे तत्व, उनका एक तापमान होता है, जैसे लोहा, निकेल। उस निश्चित तापमान को जैसे ही वो पार करेंगे, उनमें चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाएगा। इसे क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, क्योंकि मैडम क्यूरी ने ही इसका इजाद किया था, इस पर रिसर्च करी थी, उन्होंने ये टेम्परेचर दिए। जिस तरीके से हम समझे थे, लोहे का अगर माने, लोहे का लगभग 770 डिग्री सी क्यूरी टेम्परेचर है जो उन्होंने दिया। निकिल का अगर हम देखें तो 580 डिग्री सी, 580 डिग्री सी टेम्परेचर है निकिल का। सॉरी, 580 नहीं है, 358 डिग्री सी अमूमन ये क्यूरी टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर ये दिखा रहा है कि जैसे ही लोहे का टेम्परेचर 770 डिग्री सी से पार करेगा, वैसे ही लोहा अपने चुंबकत्व गुण को खो देगा। वैसा ही निकिल का हाल है। तो लेकिन और हम समझें अगर, तो पृथ्वी से हम सतह से केंद्र की तरफ जैसे अंदर जाते हैं, टेम्परेचर भी बढ़ता है, घनत्व भी बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है। तो इस अवस्था में तत्वों का, चट्टानों का, खनिजों का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है और चट्टानें पिघल जाती हैं, पिघली अवस्था में। बाह्य कोर में जो चट्टानें पिघली अवस्था में ही हैं। तो ऐसे इतने हाई टेम्परेचर पे किसी बार मैग्नेट का होना तो मुश्किल है। तो बार मैग्नेट की परिकल्पना जो है वो खारिज कर दी जाती है, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पर चुंबकत्व का गुण नहीं रहता है, तो बार मैग्नेट तो इसमें होगी नहीं। तो ये मैडम क्यूरी टेम्परेचर है। ये क्यूरी टेम्परेचर काम आएगा मैग्नेटिक पेलियो मैग्नेटिज्म में, तो आप इसे याद रखेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे बना होगा, तो हम समझते हैं अब कि ये पृथ्वी की सतह, ये कोर के ऊपर ये बाह्य कोर, ये है बाह्य कोर। बाह्य कोर का ही काम है, इसलिए बाह्य कोर हमने बनाया है। बाह्य कोर पृथ्वी की सतह से केंद्र की तरफ जाते जाते इतना टेम्परेचर हो जाता है, इतना डेंसिटी और प्रेशर के कारण इतना टेम्परेचर हो जाता है कि ये बाह्य कोर में आते आते चट्टानें जो हैं पिघल जाती हैं, चट्टानें, खनिज पिघल जाते हैं। और इस बाह्य कोर में निकिल और फेरस यानी कि लोहे की अधिकता होती है। तो निकिल और लोहा इसमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो लोहा और निकिल दोनों यहाँ पे लिक्विड अवस्था में है बाह्य कोर में। और हमें पता है पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है, तो पृथ्वी के घूर्णन के साथ ही ये भी बाह्य कोर के अंदर घूमता रहता है। तो इससे क्या, इससे तो कुछ भी नहीं है। अब हम एक चीज़ समझते हैं, फैराडे का नियम, जो आपने पढ़ा था इंटर में। फैराडे महोदय ने बताया, जब नॉर्थ और साउथ मैग्नेट के बीच में उन्होंने कॉपर की कॉइल घुमाई नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट बना। और ये निकिल और फेरस भी घूम रहा है पृथ्वी घूर्णन के साथ। अब करंट कैसे बने, क्योंकि करंट बनने के लिए मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड है, किसका है, सन का। पूरे सौरमंडल में सन का मैग्नेटिक फील्ड तो है ही। तो सन का मैग्नेटिक फील्ड है और निकिल और फेरस ये घूम रहे हैं, तो
कन्वेक्शन करंट्स बनेंगी, जिस तरीके से फैराडे ने प्रूफ करके बताया था। तो इन कन्वेक्शन करंट बनेंगी, इसी करंट के माध्यम से ही पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्योंकि ये घूम रही हैं, कभी इसकी गति स्लो हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, और जिस तरीके से इसकी गति स्लो और तेज होती है उसके माध्यम से इसमें जो इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है जो बनता है, वो भी मूव होता रहता है। वर्तमान में नॉर्थ पोल जो है साइबेरिया की क्षेत्र की तरफ मूव हो रहा है, पहले ये कनाडा की तरफ था, अब ये साइबेरिया की तरफ मूव हो रहा है। तो इतना समझ में आया आपको किस तरीके से पृथ्वी का जो है चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इतना समझना काफ़ी है पुरा चुंबकत्व को समझने के लिए। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, पुरा चुंबकत्व। क्या होता है पुरा चुंबकत्व? तो आप शब्द से समझ पा रहे होंगे, पुरा माने पहले, चुंबकत्व माने चुंबक का गुण, यानी कि पुरानी किसी चट्टान, अवसाद या फिर किसी पदार्थ के माध्यम से तत्कालीन चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना। अध्ययन कैसे किया जाता है इसे हम समझते हैं। तो अध्ययन के तहत हम समझें, कोई ज्वालामुखी उद्गार हुआ, उससे बाहर निकला है लावा, लावा का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लावा ठंडा हुआ तो चुंबकत्व प्रदर्शित करने वाले जो तत्व होते हैं उनमें हम दो उदाहरण लेते हैं, फेरस का और निकिल का, लोहे का और निकिल का। तो फेरस और निकिल, इनका क्यूरी टेम्परेचर है 770 डिग्री सी, इसका है 358 डिग्री सी। जब तक टेम्परेचर इनसे ज़्यादा है तो चुंबकत्व का गुण दिखाएंगे नहीं। जैसे जैसे लावा ठंडा हुआ और फेरस और निकिल जो है 770 डिग्री सी और 358 डिग्री सी से नीचे आए, वैसे ही इन दोनों में चुंबकत्व का गुण आ जाएगा। चुंबकत्व का गुण आने से क्या होगा ये, माना कि जब इनके अंदर चुंबकत्व का गुण आया, यानी कि लावा ठंडा होकर इन टेम्परेचर से नीचे आया, तो मैंने माना कि पृथ्वी का जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो यहाँ है, और उसी समय जो है फेरस और निकिल का जो है क्यूरी टेम्परेचर से नीचे आ गए हैं, तो इनमें चुंबकत्व का गुण आ गया है। तो माना ये निकिल और फेरस के तत्व हैं, तो इनके जो अणु हैं वो इसी तरीके से नॉर्थ और साउथ की तरफ अपने अणुओं को संरेखित कर कर संगठित हो जाएंगे इस तरीके से, और ये अनंत समय तक इसी तरीके से पड़े रहेंगे जब तक कि दोबारा लावा का उद्गार ना हो और इनका टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर को क्रॉस ना कर जाए। जब वो क्रॉस कर जाएगा फिर लावा ठंडा होगा, फिर क्यूरी टेम्परेचर से नीचे जाएगा, तो उस समय माना कि उस समय जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है यहाँ चला गया, तो ये तत्व भी इस तरीके से अपने आप को संरेखित कर लेंगे। समझ में आई बात? इससे होगा क्या, जब माना कि इस तरीके से ये अपने आप को संरेखित करे हुए हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ मान लेते हैं, और ये चट्टान है पूरी, इसमें चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकत्व प्रदर्शित करने वाले तत्व जो है अपने आप को इस तरीके से संरेखित किए हुए हैं इस दिशा में, और ये चट्टान हमें मिली। तो इस चट्टान में हम रेडियोमेट्रिक विधि द्वारा उसकी समय ज्ञात कर लेंगे कि कब की चट्टान है, और उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र ये दिखा रहे हैं, तो इनके माध्यम से हमें पता चल जाएगा कि तत्कालीन समय में जहाँ जबकि ये चट्टान है तब का चुंबकीय ध्रुव किस दिशा में है। पता चल रहा है नहीं चल रहा? और ये जो संरेखित हुआ, ये डाटा संरेखित हुआ माना 500 साल पहले का डाटा है, 1000 साल पहले का डाटा है, 3 करोड़ साल पहले का डाटा है, और हमें चट्टान आज मिल गई। तब से डाटा में छेड़खानी नहीं हुई, वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, यानी कि एक बार लावा का उद्गार हुआ, उसके बाद हुआ ही नहीं 1000 साल तक, उसके बाद चट्टान ये हमारे हाथ आ गई। तो 1000 साल पहले की दिशा ये दिखा रहा होगा, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 1000 साल पहले जो चट्टान थी ये उस समय जो उसका नॉर्थ और साउथ पोल है अर्थ का, वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में था। तो इससे चुंबकीय क्षेत्र का पता चल जाएगा। और क्या पता चल सकता है, इस चट्टान की अक्षांशीय स्थिति पता चल सकती है कि जब ये डाटा रिकॉर्ड हुआ होगा, जब क्यूरी टेम्परेचर से नीचे गया होगा, चुंबकत्व इन तत्वों के अंदर आया होगा, तब ये चट्टान जो है किस अक्षांश पर थी। क्योंकि पृथ्वी के अंदर अगर नॉर्थ पोल यहाँ पर है, तो अगर चट्टान यहाँ मिली है तो नॉर्थ पोल ऐसे दिखाएगा, यहाँ मिली है तो ऐसे दिखाएगा। तो उस डायरेक्शन से हमें पता चल सकता है कि अक्षांश कौन सा है, यानी कि अक्षांशीय स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है। तो पूरा चुंबकत्व के माध्यम से हम चट्टानों का अध्ययन कर कर तत्कालीन समय में
यानी कि उस समय की चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाया जा सकता है, यानी कि पृथ्वी के नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और साउथ मैग्नेटिक पोल की दिशा का भी पता लगाया जा सकता है। और वर्तमान समय में भी जो नॉर्थ पोल साउथ पोल मूव कर रहा है, तो उस समय लावा का उद्गार हो रहा है, चट्टानें पिघल रही हैं, फिर लावा धीरे धीरे जम रहा है, क्यूरी टेम्परेचर से नीचे आएगा, फिर डाटा रिकॉर्ड होगा, वो चट्टानें हमारे हाथ आएंगी, उससे पता चल जाएगा दोबारा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल किस तरीके से मूव कर रहा है। तो ये महत्व होता है पूरा चमकत्व का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।